जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ठीक है जी, हम इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। अब ब्रीथिंग जो है हमारे पास, ये क्या है? ब्रीथिंग हमारे पास एक फिजिकल प्रोसेस है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज द फिजिकल प्रोसेस। ठीक है जी, फिजिकल प्रोसेस का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास रिब्स के मसल्स, उसके अलावा जो हमारे पास थोरेसिक कैविटी है उसकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो है, इनका फंक्शन जो है परफॉर्म किया जाता है। तो मतलब ये है कि इसमें फिजिकली जो बॉडी है ये इन्वॉल्व होती है। अब हमारे पास जो मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का, ये टू स्टेप्स में किया जाता है। एक को हम कहते हैं इनहेलेशन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? इनहेलेशन। इनहेलेशन का क्या मतलब है? इनहेलेशन का मतलब ये है कि जब एयर बॉडी में इंटर हो जाए, जब बाहर से हवा या ऑक्सीजन जो है वो बॉडी में इंटर हो जाती है। सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होता है? सेकेंड स्टेप में हमारे पास है एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन हमारे पास क्या है? एक्सहेलेशन हमारे पास ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिस्पायरेशन की वजह से हमारे पास बन जाती है, उसको हम बॉडी से किस तरह रिमूव करते हैं? हम एक्सहेलेशन के प्रोसेस के थ्रू रिमूव करते हैं। अब हम एक डायग्राम ले आते हैं और हम देखते हैं साथ साथ कि जब हमारे पास इनहेलेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आ जाते हैं। तो हमारे पास ये एक डायग्राम आ गई। ठीक है जी, अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, इसको हम लेबल कर लेते हैं किस चीज के साथ? दैट इज इनहेलेशन। ठीक है, हमारे पास क्या है? इनहेलेशन है। अब हम देखते हैं कि इनहेलेशन में कौन कौन से ऑर्गन जो हैं, कौन कौन से बोन्स, कौन कौन से मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट हो रहे हैं, वो रिलैक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इनहेलेशन के लिए हम सबसे पहला स्टेप लिखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप ये है कि जब इनहेलेशन होगी तो हमारे पास जो रिब्स के मसल्स हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज रिब्स मसल्स। ठीक है, अब रिब मसल्स को हमने क्या कहा था? रिब्स के मसल्स को, रिब्स के मसल्स को हमने कहा था इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है जी, अब ये मसल्स क्या करेंगे? ये मसल्स कंट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख लिया। अब जो रिब के मसल्स हैं, सॉरी, वो जब कंट्रैक्ट हो जाएंगे तो उससे क्या होगा? रिब्स जो हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगी। ठीक है जी, मतलब यह है कि जो कैविटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा था पिछली वीडियोस में कि हमारे पास एक कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं डायफ्राम। ठीक है, कार्टिलेज हमारे पास क्या है? ये सॉफ्ट बोन्स होती हैं। अब डायफ्राम क्या करेगा? डायफ्राम जो हमारे पास है ये भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करने से ये होगा कि जो डायफ्राम की अपनी शेप होती है दैट इज डूम शेप। मतलब ये है कि ये गुंबद नुमा होती है। ठीक है, अब डूम शेप होने के साथ साथ वो क्या होता है? वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज में? स्ट्रेट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में कि हमारे पास ये जो है दैट वन, ये हमारे पास क्या है? दैट इज डायफ्राम। ठीक है, हमने इसको लेबल भी कर लिया। अब ये डायफ्राम क्या है? ये डायफ्राम कंट्रैक्ट होके बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। ठीक है जी, साथ आप देख सकते हैं कि ये रिब्स जो आपको नजर आ रहे हैं, जैसे कि ये है, ये हमारे पास क्या है? रिब्स हैं। ये भी एक्सपेंड हो गए हैं, कंट्रैक्ट हो गए हैं। बोन्स जो हैं उन्होंने लंग्स के लिए जो रीजन है वो इंक्रीज कर दिया है। अब जब ये दोनों चीजें कंट्रैक्ट कर लेंगी तो इसका क्या इफेक्ट होगा? इसका इफेक्ट हमारे पास ये आ जाता है कि जो हमारे पास थोरेसिक एरिया है, ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज थोरेसिक एरिया। थोरेसिक एरिया कौन सा है? थोरेसिक एरिया जो है, सॉरी स्पेल को ठीक कर लेते हैं, दैट इज थोरेसिक, THORA, ठीक है, CIC, थोरेसिक एरिया। अब थोरेसिक एरिया या रीजन जो भी है हमारे पास ये इंक्रीज हो जाएगा जिसमें चेस्ट जो है वो मौजूद है। अब जब ये एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो अब इससे क्या हमारे पास इफेक्ट आएगा? इससे हमारे पास ये इफेक्ट आएगा कि चूंकि अब लंग्स के ऊपर जो प्रेशर है, ठीक है, हम लिख लेते हैं दैट इज प्रेशर, सॉरी, प्रेशर जो है हमारे पास लंग्स पे वो कम हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर इस तरह कम हो जाएगा कि जो थोरेसिक एरिया प्रेशर अप्लाई करता है लंग्स पे वो डिक्रीज हो जाएगा। जब वो डिक्रीज हो जाएगा तो बाहर से जो एयर है वो इंटर हो जाएगी इनटू द लंग्स। तो हम ये कहते हैं कि जो एयर है ये इंटर हो जाती है किस चीज में? लंग्स में। ठीक है, हमने ये लिख लिया। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मैकेनिज्म हो जाता है किस चीज का? इनहेलेशन का। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह यहाँ से एयर जो है ये इंटर हो गई है जो कि ऑक्सीजन की शक्ल में है, ठीक है, इनटू द बॉडी। अब हम देखते हैं सेकंड स्टेप जो कि हमारे पास क्या है? एक्सहेलेशन है। हम पहले की तरह क्या करते हैं? एक डायग्राम ले आते हैं और देखते हैं कि किस तरह के इसमें हमारे पास चेंजेस आती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब इसमें आप देख सकते हैं अगेन हम क्या कहेंगे? हम रिब्स की बात करेंगे। हमारे पास रिब्स के जो मसल्स थे जिसको हमने इंटरकोस्टल मसल्स कहा था वो क्या हो जाएंगे? वो रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है जी,
इसके अलावा और हमारे पास कौन कौन सी चीजें रिलैक्स होंगी? अब हमारे पास जो रिलैक्स होंगी, अगेन डायफ्राम जो है, ठीक है, हम लिख लेते हैं डायफ्राम क्या है, ये हमारे पास कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट बोन्स होती हैं, वो भी साथ साथ क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएगी। मतलब ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, डायफ्राम है, जो कि दोबारा क्या कर रहा है, दोबारा अपने शक्ल में जो कि उसकी डोम शेप स्ट्रक्चर थी, गुंबद नुमा स्ट्रक्चर जो थी, उसमें वो वापस आ गया है। ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं, आपको ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये डॉट्स, इन डॉट्स का क्या मतलब है? इन डॉट्स का मतलब ये है कि जब एयर जो है वो इंटर हो रही थी इनटू द बॉडी, तो उस वक्त क्या हुआ, ये चेस्ट कैविटी इतनी इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एरिया चेस्ट कैविटी का इंक्रीज हो गया था, लेकिन जब अब एयर यहां से बाहर निकलेगी तो थोरेसिक एरिया जो है वो हमारे पास क्या हो गया है, वो हमारे पास अगेन जो है वो कम हो गया है। ठीक है, सो हम ये कह सकते हैं कि जो थोरेसिक एरिया है हमारे पास, ठीक है, दैट इज थोरेसिक एरिया, वो क्या हो गया है, वो हमारे पास डिक्रीज हो गया है। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। अब वो जब डिक्रीज हो गया है तो वो प्रेशर अप्लाई करेगा किस चीज पे, लंग्स पे। तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास प्रेशर था ऑन लंग्स वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, जब प्रेशर लंग्स पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि जो एयर है, जो कि हमारे पास क्या है, अब कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बॉडी से बाहर की तरफ निकल आएगी। ठीक है जी, तो इस तरह हमारे पास एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है ये भी कंप्लीट हो जाता है। तो ये टू स्टेप मैकेनिज्म है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज इनहेलेशन, कि किस तरह रिब्स जो हैं वो कंट्रैक्ट हुए, एक्सपेंड हुए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एक्सहेलेशन, कि किस तरह रिब्स जो हैं वो दोबारा रिलैक्स होके क्या करते हैं, लंग्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, और जो एयर है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है। अब हमें ये पता है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनका जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है, ठीक है, दैट इज, हम लिख लेते हैं, जो हमारे पास नॉर्मल रेट है ब्रीथिंग का जब वो रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं, ये हमारे पास 60 to 20 टाइम्स होता है पर मिनट। मतलब ये है कि एक मिनट में 16 से 20 बार जो है हवा जो है ये हमारी बॉडी में आती है और बाहर निकलती है। इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अप टू लार्ज एक्सटेंट, मतलब काफ़ी हद तक जो है हमारे पास ये जो ब्रीथिंग है, इसको हम कहते हैं कि ये इनवॉलेंट्री है, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ वक्त के लिए हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, बट ड्यू टू सम प्रेशर, क्योंकि एयर जब आपकी बॉडी में नहीं जाती तो ये क्या करती है, ये आपकी बॉडी को अफेक्ट कर सकती है, तो अगेन ये इनवॉलेंट्री हो जाता है। अब ब्रीथिंग को अफेक्ट करती हैं कौन सी चीज़ें, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो भी अफेक्ट करती है किस चीज़ को, ब्रीथिंग रेट को। अगर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बॉडी में ज़्यादा है, ठीक है जी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज्यादा है तो ब्रीथिंग रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर कम है तो उसी हिसाब से वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह हम ये कहते हैं कि जब रिस्पायरेशन का जो रेट है, सेलुलर रिस्पायरेशन की जब हम बात करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज मालिक्यूल जो है वो टूटते हैं किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जो कि प्रोड्यूस करते हैं किस चीज को, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब जब हम क्या करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं या जब हम कोई मुश्किल सा काम करते हैं तो उसमें रिस्पायरेशन रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों? कि बॉडी को जरूरत होती है किस चीज की, एनर्जी की। अब जब एनर्जी की जरूरत है तो जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो टूटेंगे, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन ऑर्डर दे देता है किस चीज को, रिब्स के मसल्स को, कि वो जो हैं वो कंट्रैक्ट हों ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, जब वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रैक्ट होंगे तो उससे क्या होगा कि जो एरिया है लंग्स के लिए वो बढ़ता जाएगा, और जो रिस्पायरेशन का रेट है, या सॉरी जो ब्रीथिंग का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास रिब्स के जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, और ये इसी तरह जो है फिर हमारे पास जब ब्रेन उसे क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है रिब्स को, तो हमारी जो नॉर्मल ब्रीथिंग होती है वो चली जाती है, दैट इज 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ब्रीथिंग रेट है वो इंक्रीज हो गया है। तो इसी तरह जो है हमारे पास ब्रीथिंग का मैकेनिज्म को कंट्रोल किया जाता है किस चीज़ के थ्रू, ब्रेन के थ्रू और डिफरेंट फंक्शन के थ्रू। तो आज हमने पढ़ा दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, जिसमें हमने इनहेलेशन के बारे में पढ़ा, एक्सहेलेशन के बाद पढ़ा, सॉरी एक्सहेलेशन के बारे में पढ़ा, और उसके बाद जो है हमने पढ़ा दैट इज नोन एज हम इसको लिख लेते हैं दैट इज एक्सहेलेशन। और उसके बाद हमने पढ़ा कि नॉर्मल और जब हम काम करते हैं तो उस वक्त हमारी ब्रीथिंग रेट क्या होती है।